तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन जापानी हॉरर फिल्म को, जो जापान के एक मशहूर अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है। आसान शब्दों में कहें तो इसे जापान की एनाबेल जैसी स्टोरी भी माना जा सकता है। इस मूवी का नाम है द डॉल हाउस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म काफी पसंद आएगी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो मिस कर दी है जिसमें मैंने गोस्ट ट्रेन मूवी को एक्सप्लेन किया था, तो इस मूवी को भी जरूर देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें तोशिको नाम की एक महिला और उसकी छोटी बेटी में दिखाई जाती है। वन दिन में की एक दोस्त उसके घर खेलने आई हुई थी और दोनों बच्चे घर के अंदर हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। तभी तोशिको को याद आता है कि बच्चों के लिए स्नैक्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से मार्केट जाने का फैसला करती है। वो सोचती है कि कुछ ही देर में वापस आ जाएगी और बच्चे तब तक खेलते रहेंगे, लेकिन मार्केट में उसे उम्मीद से ज्यादा समय लग जाता है। जब वो घर वापस लौटती है तो उसे घर के अंदर में कहीं दिखाई नहीं देती। पहले तो वो सोचती है कि शायद वो कहीं छिपी हुई होगी, लेकिन जब वो पूरे घर में ढूंढने के बाद भी मे को नहीं पाती तो वो घबरा जाती है। तुरंत पड़ोसियों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने मे को कहीं देखा है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। मामला गंभीर होता देख पुलिस को बुलाया जाता है और मे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है। थोड़ी ही देर बाद हमें तोशिको के पति तादाही को दिखाई देते हैं, जो पेशे से एक नर्स है। जैसे ही उसे मे के गायब होने की खबर मिलती है, वो तुरंत घर वापस आ जाता है। अब रात हो चुकी थी और मे के बारे में अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली थी, जिससे दोनों माता पिता बहुत परेशान हो चुके थे। इसी बीच तोशिको अपने कपड़े बदलकर उन्हें वॉशिंग मशीन में डालने जाती है, लेकिन जैसे ही वो वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी भी अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। यहीं से कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है। अब तोशिको पूरी तरह डिप्रेशन में जी रही होती है और वो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी ले रही होती है। वो कभी भी खुश नहीं दिखती। एक दिन हम उसे एक सपोर्ट ग्रुप में देखते हैं, जहाँ से हमें असली सच्चाई पता चलती है। असल में उस दिन तोशिको नई वॉशिंग मशीन लेने वाली थी, क्योंकि पुरानी मशीन का दरवाजा अक्सर फंस जाया करता था। उसी दिन में हाइड एंड सीक खेलते हुए वॉशिंग मशीन के अंदर छिप गई थी, लेकिन दरवाजा फंस जाने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाई और दम घुटने से उसकी वहीं मौत हो गई। ये बात सोचकर तोशिको खुद को ही इस हादसे का जिम्मेदार मानती है और इसी वजह से वो टूट चुकी है। जब भी उसे एंजाइटी होती है, वो अपने हाथों को जोर जोर से स्क्रैच करने लगती है और हर बार तादाही को उसे संभालने की कोशिश करता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तादाही को और तोशिको नया घर शिफ्ट कर चुके होते हैं, लेकिन मे के खिलौने और उसका सामान अभी भी उनके पास रखा हुआ है। तभी तोशिको की सास मिसुकी वहाँ आती है और वो तोशिको को एक पैम्पलेट देती है। वो बताती है कि जापान में एक रिचुअल होता है जिसमें किसी बच्चे की मौत के बाद उसके सामान को जलाकर उसका प्रतीकात्मक क्रिमेशन किया जाता है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मिसुकी तोशिको से कहती है कि उसे मे के पुराने सामान को जला देना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद तोशिको भी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन जैसे ही मिसुकी वहाँ से चली जाती है और तोशिको उस पैम्पलेट को हाथ में लेकर खड़ी होती है, तभी अचानक हवा का तेज झोंका आता है और वो पैम्पलेट उसके हाथ से उड़कर दूर चला जाता है। और यहीं से इस कहानी में कुछ बहुत अजीब और डरावनी चीजें शुरू होने वाली थी। तोशी उस उड़ते हुए पैम्पलेट के पीछे पीछे चलती हुई काफी दूर एक एंटिक स्टोर तक पहुँच जाती है। वहाँ उसकी नजर एक कांच के बॉक्स में बंद एक अजीब सी डॉल पर पड़ती है। उस डॉल को देखते ही जैसे तोशी पर उसका अजीब सा असर हो जाता है और बिना ज्यादा सोचे वो उस डॉल को खरीद कर घर ले आती है। फिर सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ तादाही को काम से घर लौटता है। घर आकर वो नोटिस करता है कि तोशी काफी दिनों बाद बहुत खुश दिखाई दे रही है और उसे खुश देखकर वह भी सुकून महसूस करता है। लेकिन तभी उसकी नजर डिनर टेबल पर बैठी उस डॉल पर पड़ती है और वो थोड़ा डर जाता है। तब तोशिको उसे बताती है कि ये डॉल उसे एक एंटिक शॉप में मिली थी। चूंकि वो तोशी को लंबे समय बाद खुश देख रहा था, इसलिए वो उस डॉल की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन तोशिको उस डॉल को अच्छे से साफ करती है, उसके बाल काटकर उसे नया हेयर कट देती है और उसके नाखून भी काटती है। लेकिन इन सब के बाद एक बहुत अजीब बात होती है। अब वो डॉल बिल्कुल उसकी मर चुकी बेटी में जैसी दिखने लगती है। अगले दिन तादाही को तोशिको को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ उसकी साइकियाट्रिस्ट को सारी बात बताता है। साइकियाट्रिस्ट उसे समझाती है कि ये सब नॉर्मल है और इसे डॉल थेरेपी कहा जाता है। जब कोई माता पिता अपने बच्चे को खो देते हैं तो कई बार उन्हें किसी डॉल में अपने बच्चे की झलक दिखाई देने लगती है। समय के साथ साथ जैसे जैसे उनका दर्द कम होता है, वैसे वैसे उस डॉल से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी खत्म हो जाता है। समय गुजरता जाता है और ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अब तादाही को भी तोशिको की खुशी के लिए उस डॉल को अपनी बेटी की तरह मानने लगता है। दरअसल तादाही को ने बहुत समय बाद तोशिको को इतना खुश देखा था। उन्होंने उस डॉल के साथ कई तस्वीरें भी ली थीं और उन्हें पूरे घर की दीवारों पर लगा दिया था। फिर कुछ और महीने गुजरते हैं और एक दिन तोशिको को अचानक अजीब सी फीलिंग होती है। वो हॉस्पिटल जाती है और तादाहिको को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर तादाही को बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद कहानी लगभग 10 महीने आगे बढ़ती है और तोशिको एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वे माई रखते हैं। अब तोशिको पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और अब उसे वो डॉल भी सिर्फ एक सामान्य डॉल की तरह ही दिखाई देती थी। पहले जहाँ दीवारों पर उस डॉल के साथ ली गई तस्वीरें लगी थी, अब उनकी जगह माई की तस्वीरों ने ले ली थी। तादाहिको ने माई के लिए एक छोटा सा क्रैडल भी लगाया था। एक दिन तोशिको माई को उसके क्रैडल में सुलाकर उसके पास वही डॉल रख देती है और फिर अपनी सास मिसुकी के पास चली जाती है, जो उनसे मिलने आई थी। लेकिन तभी बेबी मॉनिटर से माई के रोने की
आवाज आती है। तोशिको तुरंत कमरे में जाती है और देखती है कि वो डॉल माई के ऊपर गिरी हुई है। वो जल्दी से डॉल को हटाती है और तभी नोटिस करती है कि उस डॉल के बाल माई की गर्दन के चारों तरफ लिपटे हुए थे, जो कि काफी डरावनी और अजीब बात थी। उस रात तादाहिको और तोशिको फैसला करते हैं कि इस डॉल को वापस उसके कांच के बॉक्स में बंद कर दिया जाए। उस बॉक्स पर कई पेपर चिपके हुए थे जिन पर जापानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वे उल्टे पुल्टे लगे हुए थे। दोनों उस डॉल को बॉक्स में बंद करके क्लोजेट के अंदर रख देते हैं। इसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। अब माई बड़ी हो चुकी थी और तोशिको की जिंदगी भी लगभग सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी फिर से बदलने वाली है। एक दिन माई खेलते हुए अपने मार्बल्स गिरा देती है और उनमें से एक मार्बल उसी क्लोजेट के अंदर चला जाता है जहाँ वो डॉल रखी हुई थी। जब माई उसे उठाने के लिए अंदर जाती है तो उसे वही डॉल मिलती है। वो खुशी खुशी उस डॉल को उठाकर तोशिको के पास ले आती है, लेकिन जैसे ही तोशिको उस डॉल को देखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस डॉल के बाल अब पहले से काफी लंबे हो चुके थे। रात को वो यह बात तादाहिको को बताती है, जिस पर तादाहिको कहता है कि कई लोग मानते हैं कि जापानी डॉल्स को असली इंसानी बालों से बनाया जाता है और शायद इसी वजह से उनके बाल समय के साथ बढ़ते रहते हैं। तो तोशिको तादाहिको से पूछती है कि अगर उस डॉल के बाल असली हो सकते हैं तो क्या उसके नाखून भी असली हो सकते हैं, क्योंकि अब उस डॉल के नेल्स भी पहले से काफी लंबे हो चुके थे। सच कहें तो इस पॉइंट तक अगर वो डॉल किसी नॉर्मल इंसान के पास होती तो शायद वो उसे तुरंत किसी बॉक्स में बंद कर देता या फिर कहीं दूर फेंक देता। हो सकता है कोई पंडित या तांत्रिक बुलाकर भी कुछ करवा देता, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इस पॉइंट पर कोई भी इंसान डर कर फ्रीक आउट कर जाता। खैर, अगले दिन जब तोशिको वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो उसे वैक्यूम में बहुत सारे बाल फंसे हुए दिखाई देते हैं। फिर जब वो माई के कमरे में जाती है तो माई उसे बताती है कि उसने उस डॉल का नाम आया चान रख दिया है। रात को माई अपने कमरे से उठकर तोशिको के पास आकर सो जाती है और बताती है कि आया चान उसे सोने नहीं दे रही और जैसे उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर तोशिको माई के कमरे में जाती है, उस डॉल को उठाकर अलमारी के ऊपर रख देती है और फिर वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन माई की एक स्कूल फ्रेंड अपनी माँ के साथ उनके घर आती है। माई उसे अपने कमरे में ले जाती है और अपनी डॉल दिखाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड मजाक मजाक में उस डॉल का हाथ खींचने लगती है। माई उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लड़की रोते रोते कमरे से बाहर आती है और अपनी माँ को अपना हाथ दिखाती है जिस पर किसी के काटने के निशान थे। यह देखकर तोशिको को लगता है कि शायद माई ने ही ऐसा किया होगा, इसलिए वो उसे डांटने लगती है। माई रोने लगती है और बार बार कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। बाद में तोशिको पुरानी यादों में खोकर मे की तस्वीरें देखने लगती है। तभी माई वहाँ आती है और उसके साथ वही डॉल भी होती है। माई तोशिको से माफी मांगती है। ये सुनकर तोशिको उसे माफ कर देती है, लेकिन कुछ समय बाद जब तोशिको घर का काम कर रही होती है तो उसे माई के कमरे से भागने की आवाज आती है। वो तुरंत वहाँ जाती है, लेकिन कमरे में सिर्फ वही डॉल पड़ी होती है। बेड पर मे की तस्वीरें बिखरी हुई थी और किसी ने उन्हें खराब कर दिया था। तभी माई पीछे से आती है और तोशिको उससे पूछती है कि उसने तस्वीरें क्यों खराब की। माई कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तोशिको माई के स्कूल जाती है। वहाँ माई की टीचर उसे बताती है कि हाल ही में माई का व्यवहार बदल गया है और उसने एक बहुत अजीब सी ड्राइंग बनाई है। उस ड्राइंग में एक माँ और एक बेटी फांसी लगाकर खुद को खत्म कर रहे थे। ये देखकर तोशिको और भी परेशान हो जाती है। उसी रात माई फिर से अपने कमरे से उठकर तोशिको के पास आकर सो जाती है, लेकिन जब तोशिको ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ माई नहीं बल्कि वही डॉल लेटी हुई है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। अगली सुबह वो माई की ड्राइंग तादाहिको को दिखाती है और कहती है कि शायद उस डॉल के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन तादाहिको इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वैसे भी लगभग हर हॉरर फिल्म में ऐसा ही होता है कि शुरुआत में कोई भी इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। वो अपने काम पे चला जाता है और माई भी स्कूल चली जाती है। उनके जाने के बाद तोशिको गुस्से में माई की बनाई सारी ड्राइंग्स फाड़ देती है और उस डॉल को उठाकर कचरे में फेंक देती है। घर लौटकर वो किचन में कुकीज बनाने के लिए आटा बेलने लगती है। तभी उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखती है तो वो डॉल फिर से घर के अंदर पड़ी होती है और उसके चेहरे पर पेपर बैग का मास्क लगा हुआ होता है। ये देखकर तोशिको गुस्से में आ जाती है और बेलन उठाकर उस डॉल के सिर पर मारने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास होता है कि असली डॉल तो पास में पड़ी हुई है और जिसे वो मार रही थी वो उसकी अपनी बेटी माई थी। ये देखकर वो डर के मारे जोर से चिल्ला उठती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक भयानक सपना था। हालांकि असली डरावनी बात ये थी कि वो डॉल सच में वापस घर आ चुकी थी। दरअसल जब तोशिको ने उसे कचरे में फेंका था तो उसने उसे ठीक से अलग नहीं किया था, इसलिए किसी ने उसे वापस घर के अंदर रख दिया था और अब वो डॉल फिर से उनके घर में मौजूद थी। लेकिन क्योंकि गार्बेज ट्रक अभी भी बाहर खड़ा था, इसलिए तोशिको जल्दी से बाहर जाती है और उस डॉल को गार्बेज मैन को दे देती है ताकि वो उसे हमेशा के लिए ले जाए। इसके बाद वो वापस घर लौट आती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरती है और ये देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो बाहर जाकर देखने लगती है और तब उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने वो डॉल दी थी वो गलती से खुद ही गार्बेज ट्रक के क्रशर में आकर मर गया। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस हादसे के बाद भी वो डॉल बिल्कुल सही सलामत थी और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि माई उस डॉल को उठाकर फिर से अपने साथ घर ले आई थी। ये पूरा सीन कहीं न कहीं एनाबेल की याद दिलाता है, इसलिए आप इस डॉल को एक तरह से जापानी एनाबेल भी कह सकते हो। खैर, रात को तोशिको अपने पति तादाहिको को दिखाने की कोशिश करती है कि ये डॉल सच में माई से बात कर रही है, लेकिन तादाहिको फिर से इस बात को सीरियसली नहीं
नहीं लेता और सोने चला जाता है। अगले दिन फिर से तोशिको को घर के अंदर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बेडरूम में जाती है और देखती है कि बेडशीट के नीचे कोई छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बेडशीट उठाती है वहाँ कोई नहीं होता। फिर जब वो बेड के नीचे चेक करती है तो अचानक कोई उसके ऊपर से कूदकर भाग जाता है। तोशिको को लगता है कि शायद वो माई होगी, लेकिन तभी पीछे से हम देखते हैं कि बेडशीट के नीचे कोई और भी था जो बेडशीट को ओढ़कर वहाँ से भाग जाता है। तोशिको उसके पीछे पीछे वॉशिंग मशीन तक पहुँचती है। जैसे ही वो मशीन के अंदर झांकती है, अचानक वो डॉल उस पर हमला कर देती है। घबराकर तोशिको उसे पकड़कर दूर फेंक देती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो डॉल नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी माई थी। गिरने की वजह से माई के सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये वही डरावना सीन था जो तोशिको पहले अपने सपने में देख चुकी थी और अब वो सच हो चुका था। इसके बाद माई को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि वो अब ठीक है। लेकिन वहीं पर तोशिको का थेरेपिस्ट तादाहिको से अलग से बात करता है। वो उसे बताता है कि माई की पीठ पर कुछ अजीब से निशान है और शायद ये सब तोशिको ने किया हो। ये सुनकर तादाहिको बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो फैसला करता है कि कुछ समय के लिए माई उसकी माँ मिसुकी के साथ रहेगी। उसके हिसाब से समस्या उस डॉल में नहीं बल्कि तोशिको के अंदर है, यानी वो कहीं न कहीं तोशिको को मानसिक रूप से अस्थिर समझने लगा था। लेकिन वहाँ से जाते जाते भी तोशिको तादाहिको से एक ही बात बार बार कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए माई के साथ उस डॉल को बिल्कुल मत जाने देना। उसी रात तादाहिको इंटरनेट पर उस रिचुअल वाली वेबसाइट पर कॉल करता है और उन्हें उस बॉक्स और डॉल की तस्वीरें भेज देता है। फिर वो खुद भी थोड़ी रिसर्च करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये डॉल एक मशहूर डॉल मेकर ने बनाई थी जिसका नाम होजी था। कहा जाता है कि ये डॉल उसकी बेटी की फेवरेट डॉल हुआ करती थी और उसने इसे अपनी पत्नी के लिए बनाया था जब उसकी बेटी अचानक गायब हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद उस रिचुअल वेबसाइट से तादाहिको के पास कॉल आती है। वे लोग उससे कहते हैं कि वो अगले ही दिन उस डॉल को लेकर वहाँ आ जाए, खासकर उस कांच के बॉक्स के साथ, क्योंकि वो डॉल कोई सामान्य डॉल नहीं है और जितनी जल्दी उसे जला दिया जाए उतना ही बेहतर होगा। इसके बाद तादाहिको एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का व्लॉग देखने लगता है जिसमें वे लोग उसी डॉल के बारे में बात कर रहे थे। कहानी के मुताबिक 1920 के आसपास शोवा एरा में एक बहुत मशहूर डॉल मेकर था जिसका नाम होजी था। उसकी बनाई हुई डॉल्स पूरे जापान में बहुत फेमस थीं, लेकिन एक दिन उसकी बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस घटना के बाद उसकी पत्नी गहरे दुख में डूब गई। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए होजी ने एक खास डॉल बनाई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी भी बहुत बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले होजी ने एक आदेश दिया था कि उस डॉल को उसकी पत्नी के साथ पास वाले आइलैंड पर दफन कर दिया जाए। कहा जाता है कि उस डॉल को वहीं दफनाया भी गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो डॉल खुद ही जमीन खोदकर बाहर निकल आई, जैसे वो अपने मालिक को ढूंढ रही हो। सबसे अजीब बात ये थी कि उस डॉल को पहचानने और ऑथेंटिकेट करने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, एक काबिल पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एनबेन ली था। वही व्यक्ति उस समय होजी की गायब बेटी के केस की भी जांच कर रहा था और शायद उसी के पास इस रहस्य की असली चाबी थी। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिसुकी को देखते हैं जो माई को सुलाकर घर के काम करने लगती है। उस समय वो डॉल भी माई के पास ही होती है। जब मिसुकी किचन में काम कर रही होती है तभी अचानक माई वहाँ आकर उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। मिसुकी को लगता है कि माई उठ गई है, इसलिए वो उसे दोबारा सुलाने के लिए कमरे में ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुँचती है वो देखती है कि माई तो पहले से ही बेड पर गहरी नींद में सो रही है। असल में जो उसकी पीठ पर चढ़ा हुआ था वो माई नहीं बल्कि वही डॉल थी। ये देखकर मिसुकी बुरी तरह डर जाती है और तुरंत उस डॉल को पकड़कर क्लोजेट के अंदर बंद कर देती है। उधर तादाहिको अपनी पत्नी तोशिको को कॉल करके बताता है कि अगले ही दिन उस डॉल का इंक्रिनेशन यानी उसे जलाने का रिचुअल होने वाला है। इसके बाद वो बेबी मॉनिटर की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है जिसमें माई उस डॉल से बातें कर रही थी। उस रिकॉर्डिंग में माई कह रही होती है कि वो डॉल उसी जगह से आई है जहाँ कभी होजी रहता था। तादाहिको जब इस बात पर और रिसर्च करता है तो उसे एक दिलचस्प चीज पता चलती है। आया का मतलब होता है एक सभ्य या विनम्र इंसान और रेई का मतलब भी लगभग वही होता है। ये सब जोड़कर तादाहिको को यकीन होने लगता है कि लिविंग पपेट यानी जिंदा डॉल वाला जो अर्बन लेजेंड है वो शायद सच है। हो सकता है कि ये डॉल वास्तव में होजी की बेटी की आत्मा से जुड़ी हुई हो। ये समझते ही तादाहिको तुरंत अपनी माँ मिसुकी के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो मिसुकी को कॉल करके कहता है कि माई को उठाकर अपने पास रखे और उस डॉल को कहीं बंद करके रख दे। लेकिन जब मिसुकी क्लोजेट चेक करती है तो वो देखती है कि डॉल वहाँ नहीं है। इतना ही नहीं, माई भी अपने कमरे में नहीं होती। घबराकर वो माई को ढूंढने लगती है और थोड़ी देर बाद उसे एक ब्रिज पर बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही मिसुकी उसके पास पहुँचती है माई अचानक नदी में कूद जाती है। उसी समय तादाहिको भी अपनी माँ के घर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ न तो उसकी माँ होती है और न ही माई। तभी उसे बाहर माई दिखाई देती है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ होता है और उसके हाथ में वही डॉल होती है। तादाहिको तुरंत उसका चेहरा साफ करता है और उस डॉल को अपनी कार की डिक्की में रखकर उसके कांच वाले बॉक्स में बंद कर देता है। कुछ देर बाद मिसुकी पुलिस के साथ वहां पहुंचती है। वो बताती है कि ब्रिज पर किसी ने उस पर हमला किया था और उसके हाथ पर काट भी लिया था। साफ था कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि शायद उसी डॉल का था। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर तादाहिको को अपनी कार में बैठाकर ब्रिज की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फुटेज में कोई व्यक्ति मिसुकी पर हमला करता हुआ दिखता है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाता कि वो माई थी या कोई
कोई और। बाद में तादाहिको अपनी माँ के हाथ पर बने बाइट मार्क्स को गौर से देखता है। वही निशान उसकी माँ की वॉच के स्ट्रैप पर भी बने हुए थे। लेकिन जब वो उन निशानों को माई के दांतों से मिलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि माई के दांत तो बड़े हैं, जबकि ये निशान छोटे दांतों के थे। अगली सुबह एक डिलीवरी मैन उस डॉल को लेने आता है और उसे इंक्रिनेशन साइट पर लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद तादाहिको भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उस जगह पर सिर्फ वही एक डॉल नहीं बल्कि कई और डॉल्स भी रखी हुई हैं। वहाँ एक के बाद एक रिचुअल किए जाते हैं और फिर उन सभी डॉल्स को एक साथ आग लगा दी जाती है। तादाहिको इस पूरे रिचुअल की वीडियो भी बना लेता है ताकि बाद में अपनी पत्नी को दिखा सके कि अब सब खत्म हो चुका है। जब वो घर जाकर ये वीडियो तोशिको को दिखाता है तो दोनों को लगता है कि अब उनका डर खत्म हो गया है और वो डॉल हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जिस डॉल को जलाया गया था वो असली डॉल थी ही नहीं। असली डॉल तो डिलीवरी वाला आदमी चुपके से अपने पास रख लेता है ताकि उसे किसी एंटिक शॉप में बेच सके। वो उस डॉल को लेकर एक एंटीक शॉप पर भी जाता है, लेकिन किसी वजह से उसकी डील नहीं हो पाती। इसलिए वो डॉल को वापस लेकर वहाँ से जाने लगता है और यहीं से कहानी एक बार फिर डरावनी मोड़ लेने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो डिलीवरी मैन एस्केलेटर की तरफ बढ़ता है तभी उसके साथ कुछ बहुत अजीब होने लगता है। उसे अजीब अजीब इल्यूजन दिखाई देने लगते हैं और अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह के अंदर से बाल निकल रहे हों। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है और संतुलन खोकर एस्केलेटर से नीचे गिर पड़ता है। गिरते ही उसकी वहीं मौत हो जाती है। इस हादसे में उस डॉल का कांच वाला बॉक्स भी टूट जाता है। यानी अब साफ था कि ये सब उसी डॉल की वजह से हो रहा था। साफ शब्दों में कहें तो उस डिलीवरी मैन ने अपने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसके बाद उस डिलीवरी मैन की लाश को तादाहिको के पास लाया जाता है और उसके साथ वही डॉल भी होती है। वहाँ मौजूद एक व्यक्ति तादाहिको से कहता है कि ये मामला अब उनके बस की बात नहीं है और अब सिर्फ कोई प्रोफेशनल ही उनकी मदद कर सकता है। वो तादाहिको को एक प्रीस्ट का नंबर देता है। तादाहिको तुरंत उस डॉल को एक कुर्सी से बांध देता है और उस प्रीस्ट को कॉल करता है। प्रीस्ट कहता है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहा है, लेकिन तब तक उस डॉल को बांधकर ही रखना। इसी बीच वहाँ एक नर्स आती है और वो उस डॉल को खोलकर उठाने लगती है। तादाहिको उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन नर्स कहती है कि उस डॉल के अंदर से किसी चीज की आवाज आ रही है। जब वे लोग ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर किसी बच्चे का दांत फंसा हुआ है। ये देखकर सब और भी डर जाते हैं। तादाहिको के कहने पर उस डॉल का MRI कराया जाता है। जांच में पता चलता है कि उस डॉल के अंदर किसी बच्चे के अवशेष यानी रेलिक्स छिपाए गए थे। ये मामला अब सीधा पुलिस तक पहुंच जाता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर यामोटो आता है और वो उस डॉल को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन उसी समय वो प्रीस्ट भी वहाँ पहुँच जाता है जिसे तादाहिको ने कॉल किया था। वह अपना नाम कांडा बताता है। कांडा उस डॉल की एक फोटो खींचकर ऑफिसर यामोटो को दे देता है और फिर तादाहिको और तोशिको के साथ उसकी कार के पीछे पीछे चलने लगता है। रास्ते में कांडा उन्हें बताता है कि जो कागज उस कांच के बॉक्स पर चिपके हुए थे वे असल में उल्टे लिखे हुए थे। वे किसी तरह की सील थे जो उस डॉल को कंट्रोल करने और कैद करके रखने के लिए लगाए गए थे। उधर यामोटो जब कांडा द्वारा ली गई तस्वीर को देखता है तो उसमें डॉल का असली डरावना रूप दिखाई देता है, लेकिन यामोटो इसे मजाक समझकर उस फोटो को फेंक देता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी कार एक टनल के अंदर से गुजर रही होती है तभी उसे अचानक एहसास होता है कि डॉल कार में नहीं है। तभी वो डॉल अचानक कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यामोटो घबराकर कार से बाहर निकलता है और उसे ऐसा दिखाई देता है कि उसकी कार के पीछे के टायर में एक छोटी बच्ची फंसी हुई है और दर्द से चिल्ला रही है। वो घबरा जाता है। तभी वहाँ कांडा, तोशिको और तादाहिको भी पहुँच जाते हैं। वे देखते हैं कि यामोटो उस डॉल को पकड़कर रो रहा है। कांडा तुरंत समझ जाता है कि यामोटो उस डॉल के इल्यूजन में फंस गया है। वो उसे उस भ्रम से बाहर निकालता है और फिर उस डॉल को एक खास बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। कांडा तादाहिको और तोशिको को बताता है कि ये डॉल बहुत शक्तिशाली इल्यूजन पैदा करती है और जो भी उसके प्रभाव में आ जाता है उसके लिए उस भ्रम से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह थी कि इतने सारे लोगों के साथ अजीब अजीब हादसे हो रहे थे, खासकर मिसुकी के साथ। इसके बाद कांडा उन दोनों से लिफ्ट मांगता है क्योंकि उसे एक व्यक्ति से मिलना था जिसका नाम एनबेनली था। तादाहिको और तोशिको उसे उसके घर तक छोड़ देते हैं और फिर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी एनबेनली उस डॉल की असली कहानी बताना शुरू करता है, इसलिए दोनों रुक जाते हैं। एनबेनली उन्हें बताता है कि होजी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद एक सच कबूल किया था। उसकी बेटी बहुत बीमार रहती थी और उसकी पत्नी अपनी बेटी को उस हालत में देख नहीं पाती थी, इसलिए एक दिन उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के साथ खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में उसकी बेटी मर गई और उसकी पत्नी बच गई। अपनी पत्नी के इस अपराध को छिपाने के लिए होजी ने अपनी बेटी के अवशेषों को उस डॉल के अंदर छिपा दिया। बाद में जब उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी तो उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उसने आदेश दिया कि उसकी मौत के बाद उस डॉल को भी उसके साथ ही दफन कर दिया जाए, लेकिन असल में वो डॉल कभी भी कब्र में नहीं रही। किसी ने उसे वहाँ से निकाल लिया और वो आगे किसी के हाथों में चली गई। यही वजह थी कि कई साल बाद वही डॉल घूमते घूमते एक एंटिक शॉप तक पहुंच गई और आखिरकार वहीं से वो तोशिको के हाथ लग। खैर, एनबेनली उन्हें सलाह देता है कि वे उस डॉल को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से दूर ले जाएं। तभी तोशिको एक अजीब सा आइडिया देती है। वो कांडा से पूछती है कि क्या होगा अगर वे उस बच्ची की आत्मा यानी रेली को उसकी माँ के पास वापस पहुँचा दे। कांडा को ये आइडिया सही लगता है। हालांकि तादाहिको शुरुआत में इस बात के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन तोशिको उसे मना ही लेती है। इसके बाद वे लोग उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की पुरानी वीडियो देखने लगते हैं ताकि
ताकि उस आइलैंड तक पहुंचने का रास्ता पता चल सके जहां होजी की पत्नी को दफनाया गया था। उसी वीडियो को देखते समय कांडा को एक बहुत अजीब चीज नोटिस होती है। वो बताता है कि जब इन्वेस्टिगेटर्स की टीम आइलैंड पर गई थी तब उनके साथ कुल 5 लोग थे, एक कैमरामैन, 2 लड़कियां और 2 लड़के। लेकिन जब वे लोग वापस लौट रहे थे तो उनकी गिनती 6 हो गई थी, कैमरामैन, 3 लड़कियां और 2 लड़के। यानी साफ था कि उस आइलैंड से कोई और भी उनके साथ वापस आया था। शाम तक तादाहिको, तोशिको और कांडा उस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं और एक होटल में कमरा बुक कर लेते हैं। होटल की दीवार पर उस आइलैंड का एक मैप लगा हुआ था जिसे कांडा उधार ले लेता है। इसके बाद वो एक खास रिचुअल की तैयारी करता है और इसके लिए तादाहिको और तोशिको को भी बुलाता है। इस रिचुअल में वो एक पेंडेंट की मदद से उस आइलैंड पर मौजूद सही जगह का पता लगाने वाला था जहां होजी की पत्नी को दफनाया गया था। कांडा मंत्रोच्चार करने लगता है और धीरे धीरे वो पेंडेंट आइलैंड के मैप पर एक जगह की तरफ इशारा करने लगता है। फिर तोशिको और कांडा उस जगह के मैप को बार बार जेरोक्स करके और जूम करके उसका सटीक लोकेशन ढूंढने लगते हैं। कई बार ऐसा करने के बाद उन्हें लगभग सही जगह मिल जाती है, लेकिन तभी अचानक उस डॉल का असली डरावना चेहरा दिखाई देता है। उसी पल पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगता है, कमरे का सारा सामान अपने आप गिरने लगता है और अचानक लाइट भी चली जाती है। उसी समय वो डॉल भी आजाद हो जाती है और पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉल किसी भी हालत में खुद को वहाँ दफन नहीं होने देना चाहती थी। कांडा तुरंत तादाहिको को एक जादुई बैग देता है और तोशिको से कहता है कि वो कैमरे के फ्लैश से रोशनी करे। तोशिको बार बार फ्लैश करती है और उस रोशनी में वे लोग उस डॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिरकार बहुत मुश्किल से तादाहिको उस डॉल को फिर से बॉक्स के अंदर कैद कर देता है। हालांकि अब सब कुछ थोड़ा कंट्रोल में आ गया था, लेकिन एक समस्या हो गई थी। इस संघर्ष के दौरान कांडा घायल हो गया था और उसके पैर में एक कील घुस गई थी, इसलिए उसे अगली सुबह हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब तोशिको और तादाहिको को अकेले ही उस आइलैंड पर जाना पड़ता है। उनके पास ज्यादा समय भी नहीं था क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 घंटे के अंदर वापस लौटना था। 2 घंटे बाद वहाँ तेज ज्वार यानी टाइडल वेव्स आने वाली थी, जिसकी वजह से वापस आने का रास्ता पूरी तरह समुद्र के अंदर डूब जाता। दोनों जल्दी जल्दी उस जगह को ढूंढने लगते हैं जहाँ होजी की पत्नी को दफनाया गया था। काफी तलाश के बाद उन्हें वो जगह मिल भी जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि वहाँ सिर्फ एक ही कब्र नहीं बल्कि कई और कब्रें भी मौजूद थीं। फिर भी वे आखिरकार होजी की पत्नी की असली कब्र ढूंढ लेते हैं। इसके बाद दोनों अगरबत्ती जलाकर वहाँ प्रार्थना करते हैं और उस डॉल को कब्र के अंदर फेंक देते हैं ताकि वो आत्मा आखिरकार अपनी माँ के पास पहुँच सके। लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। मे की आखिरी तस्वीर, जिसे तोशिको हमेशा अपने पास संभाल कर रखती थी, गलती से उसी कब्र के अंदर गिर जाती है। उसे उठाने के लिए तोशिको नीचे उतर जाती है। उसी समय अगरबत्ती की एक चिंगारी उस जादुई बैग पर गिर जाती है जिसमें डॉल को बंद किया गया था। बैग धीरे धीरे जलने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो डॉल फिर से आजाद हो जाती है और तभी सच्चाई सामने आती है। वो सिर्फ एक डॉल नहीं थी, बल्कि असल में वो होजी की बेटी की भटकती हुई आत्मा थी जो उस डॉल के अंदर कैद थी। कब्र के अंदर से वो आत्मा तोशिको को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ठीक उसी समय तादाहिको उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है और जल्दी जल्दी उस बैरियल प्लेस को फिर से सील कर देता है। हालांकि समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि रे की स्पिरिट ने तोशिको के बाल पकड़ लिए थे। अब तोशिको तुरंत मे की फोटो फ्रेम का ग्लास तोड़ती है और उसी से अपने बाल काट देती है ताकि वो उस पकड़ से छूट सके। बड़ी मुश्किल से दोनों वहाँ से निकल पाते हैं और आखिरकार राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद दोनों जल्दी जल्दी घर लौटते हैं। घर पहुँचते ही माई दौड़कर तोशिको को गले लगा लेती है और तादाहिको बाथरूम की तरफ चला जाता है। लेकिन तभी हमें एक अजीब चीज दिखाई देती है। माई तोशिको को बहुत ज्यादा कसकर पकड़े हुए थी, ना कि तोशिको को दर्द होने लगता है और तभी समझ आता है वो असली माई नहीं बल्कि रे की स्पिरिट थी। उधर बाथरूम में तादाहिको को वॉशिंग मशीन के अंदर अपनी बेटी माई दिखाई देती है। वो जल्दी से उसे बाहर निकालता है, लेकिन अचानक माई का चेहरा बदलकर मे में बदल जाता है। यानी वहाँ मे की आत्मा मौजूद थी। मे की स्पिरिट रे की स्पिरिट का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। मतलब मे ने अपनी माँ को बचा लिया था। आपको याद होगा कि मे की आखिरी फोटो गलती से उस कब्र के अंदर गिर गई थी, उसी वजह से उसकी आत्मा वहाँ पहुँच गई थी और उसने सही समय पर अपनी माँ की मदद की। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग सच्चाई सामने आती है। दरअसल तोशिको और तादाहिको अभी भी रे की स्पिरिट के बनाए हुए इल्यूजन में फंसे हुए थे। यानी रे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। जिस तरह मैंने अपनी माँ की मदद की, उसी की वजह से असल दुनिया में तादाहिको जल्दी से तोशिको को कब्र के अंदर से बाहर निकाल पाता है। इसके बाद एक सीन में हम देखते हैं कि तोशिको और तादाहिको अपनी बच्ची के साथ कहीं जा रहे हैं। उनके साथ एक बेबी ट्रॉली भी होती है जिसमें उनकी बेटी बैठी हुई लगती है। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद कांडा, मिसुकी और तोशिको का थेरेपिस्ट वहाँ पहुँचते हैं। असल में वे लोग काफी समय से कॉल कर रहे थे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए वे खुद वहाँ आ गए थे। सबसे अजीब बात ये थी कि माई उनके साथ नहीं थी। सवाल ये था, अगर माई वहाँ उनके साथ नहीं थी, बेबी ट्रॉली में आखिर कौन था? यहीं पर कहानी का सबसे खतरनाक ट्विस्ट सामने आता है। पहले जो बेबी मॉनिटर वाली रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी, उससे पता चलता है कि रे की माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। वही बातें रे उस डॉल के जरिए माई को बता रही थी। इसलिए असल में उस डॉल को उसकी माँ के साथ दफनाना बिल्कुल गलत फैसला था, क्योंकि रे खुद ऐसा कभी नहीं चाहती थी। सच्चाई ये थी कि रे की स्पिरिट ने माई की जगह ले ली थी। तोशिको और तादाहिको अभी भी उसके बनाए हुए इल्यूजन के अंदर जी रहे थे। सोचकर देखो, औरे को कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था, लेकिन जब तोशिको ने उस डॉल
डॉल को घर लाकर अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, रे की आत्मा उससे जुड़ गई। उसे आखिरकार वो माँ मिल गई थी जिसकी वो हमेशा से तलाश कर रही थी। जलने लगी थी क्योंकि तोशिको असली बेटी को ज्यादा प्यार करती थी। आपको वो डरावना नाइटमेयर भी याद होगा जिसमें एक माँ अपनी बेटी के साथ खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। असल में वो रे की कहानी थी। वो अपने दर्द और अपने अतीत को तोशिको के सामने दिखा रही थी कि उसकी माँ उसके साथ क्या करने की कोशिश करती थी। और अंत में रे की स्पिरिट ने इतना शक्तिशाली इल्यूजन बना दिया कि तोशिको और तादाहिको ये तक भूल गए कि उनकी असली बेटी माई है। अब उनकी दुनिया में जो बच्ची थी वो माई नहीं बल्कि रे की आत्मा थी, जो आखिरकार उस माँ के साथ रहना चाहती थी जिसे वो हमेशा से पाने का सपना देखती आई थी। और जब तोशिको और तादाहिको उस बेबी ट्रॉली को लेकर जा रहे होते हैं तभी कार के अंदर हमें असली माई दिखाई देती है, जो अपने मम्मी पापा को आवाज लगा रही होती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि दोनों में से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था, क्योंकि वे दोनों पूरी तरह रे के बनाए हुए इल्यूजन में फंसे हुए थे। दूसरी तरफ जब कैमरा ट्रॉली के अंदर दिखाता है तो वहाँ माई नहीं बल्कि रे की वही डरावनी डॉल होती है। अब सवाल ये उठता है कि माई कार के अंदर पहुंची कैसे? असल में माई तो पूरे समय अपनी दादी मिसुकी के साथ ही रह रही थी। दादी लगातार अपने बेटे और बहू को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे दोनों काफी समय से उसकी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे थे। इसी वजह से मिसुकी, कांडा और तोशिको का थेरेपिस्ट खुद उनके घर पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जब वे वहाँ जो सच्चाई देखते हैं उसे देखकर वे भी बुरी तरह हैरान रह जाते हैं। यानी कहानी यहीं पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है कि आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। और इसी खतरनाक ट्विस्ट के साथ द डॉल हाउस की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डॉल हाउस फिल्म की कहानी। अगर आपको ये डॉल हाउस की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी हॉरर स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगा अगली बार ऐसे ही हॉरर मूवी एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए